हेलो दोस्तों, मैं विकास सोनी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान वर्ल्ड 0.1 पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ था पीछे, उस एग्ज़ाम के अंदर एसएस और जनरल साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों के ऊपर। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगे, क्योंकि इन प्रश्नों को पढ़ने के बाद आप जान पाओगे कि किस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन था वो है, निम्नलिखित में से किसे ओडोमीटर द्वारा मापा जा सकता है। ओडोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, एक यंत्र है, और इसके द्वारा क्या मापा जाता है, क्या नापा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन है दूरी, ऊंचाई, वेग, दबाव। जो ओडोमीटर होता है, मेनली आप जो व्हीकल वगैरह देखते हैं, कोई बाइक है, कोई कार है या कोई बस है, तो आप वहाँ पर देखते होंगे एक स्पीडोमीटर होता है जो कि स्पीड बताता है, और उस स्पीडोमीटर के अंदर ही स्थित होता है ओडोमीटर। लेकिन ओडोमीटर का काम होता है दूरी बताना, यानी कि आपके व्हीकल ने कितनी दूरी तय कर ली है, ये बताना कि वो कितनी दूरी तक चल चुका है। तो ये काम करता है ओडोमीटर। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा दूरी, यानी कि ओडोमीटर का यूज़ किया जाता है दूरी को मापने के लिए, दूरी को बताने के लिए कि कितनी दूरी उसने, कितनी डिस्टेंस उसने कंप्लीट कर ली है। ओडोमीटर को हिंदी में पथमापी बोलते हैं। ओडोमीटर या ओडोग्राफ एक ही वर्ड है। यह एक ऐसा उपकरण है जो किसी भी वाहन द्वारा चली गई दूरी मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ आप इस पिक में देख सकते हैं, जो कि एक स्पीडोमीटर की दी गई है, और इसके अंदर आप देख सकते हैं ये आपका ओडोमीटर है, जो कि आपको बताता है कि इस व्हीकल ने कितनी डिस्टेंस जो है कंप्लीट कर ली है। तो ओडोमीटर आपको बताता है दूरी के बारे में। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण यंत्र हैं जो आपको अलग अलग कामों के बारे में बताएंगे कि वो क्या क्या काम करते हैं, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो फर्स्ट है एनेमोमीटर। एनेमोमीटर का क्या यूज़ होता है और ये किस काम आता है। एनेमोमीटर वायु वेग को मापने के काम आता है। फिर है एमीटर, ये क्या मापता है, तो ये विद्युत धारा मापना जो है, विद्युत धारा को मापने का काम करता है। बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब का मापन करता है। क्रेस्कोग्राफ पौधे की वृद्धि का अभिलेखन करता है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। फेदोमीटर समुद्र की गहराई को मापने का काम करता है। गैल्वेनोमीटर अति अल्प विद्युत धारा का मापन करता है। पायरोमीटर अत्यंत उच्च ताप का मापन करता है। सीज्मोमीटर भूकंप की तीव्रता का मापन करता है। ग्रेविमीटर जल में उपस्थित तेल अक्षेत्रों का पता लगा सकता है। तो ये विभिन्न प्रकार के यंत्र थे जिनका यूज किया जाता है अलग अलग कामों के लिए। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में बन सकता है। तो हो सके तो आप कुछ यंत्रों को और उनके द्वारा किए गए कामों को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयमन आंदोलन के विषय में सही नहीं है। संयम आंदोलन यानी कि टेम्परेंस मूवमेंट। सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि जो टेम्परेंस मूवमेंट है वो होते क्या है। ये एक प्रकार के ऐसे समाज सुधार आंदोलन होते हैं जिसमें समाज में व्याप्त नशीले पदार्थों की लत, उनको छुटाने के लिए ये आंदोलन चलाए जाते हैं। तो इनके विषय में 4 ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं कि इनके विषय में कौन से ऑप्शन सही है और कौन सा सही नहीं है। जो सही नहीं है वो हमें बताना है। ऑप्शन है, बड़े स्तर पर मध्य वर्ग ने सामाजिक सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया था। दूसरा ऑप्शन है, 19वीं सदी में ब्रिटेन और अमेरिका में उभरे थे ये। तीसरा है, विशेष रूप से श्रमिक वर्ग के बीच मादक पेय की खपत को कम करने के उद्देश्य से चलाए गए थे। और फोर्थ है, फ्रांसीसी राजाओं के खिलाफ फ्रांसीसी मजदूरों के द्वारा सामाजिक आंदोलन के रूप में चलाए गए थे। तो जो ये आंदोलन थे, इन आंदोलनों में मध्य वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और सामाजिक सुधार करने के लिए इन्होंने ये आंदोलन किए थे। तो इसलिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है कि बड़े स्तर पर मध्य वर्ग ने सामाजिक सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया था।
फिर जो दूसरा ऑप्शन है ये मुख्यतः ब्रिटेन और अमेरिका में चले थे 19वीं सदी में, तो ये ऑप्शन भी ठीक है। थर्ड ऑप्शन है कि विशेष रूप से श्रमिक वर्ग के बीच जो मादक पेय पदार्थ होता है उसकी खपत को कम करने के लिए, यानी कि शराब की खपत को कम करने के लिए मजदूरों के बीच में विशेष रूप से चलाए गए थे, तो ये ऑप्शन भी इसका बिल्कुल ठीक है। तो इसके तीनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि ये इसलिए चलाए गए थे और जो ये आंदोलन थे किससे रिलेटेड थे। लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है कि फ्रांसीसी राजाओं के खिलाफ फ्रांसीसी मजदूरों के द्वारा सामाजिक आंदोलन के रूप में चलाए गए थे, ये ऑप्शन इसका गलत है, ये ऐसा नहीं था। आइए इनके बारे में और जानते हैं कि जो संयम आंदोलन होता है एक सामाजिक आंदोलन है जो मादक पेय पदार्थों के सेवन से संयम या पूर्ण संयम को बढ़ावा देता है, यानी कि इसकी रोकथाम के लिए इसमें काम किया जाता है, आवाज़ उठाई जाती है। आंदोलन में भाग लेने वाले आमतौर पर शराब के नशे की आलोचना करते हैं और शराबबंदी को बढ़ावा देते हैं, और इसके नेता लोगों के स्वास्थ्य, व्यक्तित्व और पारिवारिक जीवन पर शराब के नकारात्मक प्रभावों पर जोर देते हैं। आमतौर पर आंदोलन शराब शिक्षा को बढ़ावा देता है और यह शराब की बिक्री के खिलाफ नए कानूनों को पारित करने की मांग करता है। या तो शराब की उपलब्धता पर नियम या फिर इसमें पूर्ण निषेध 19वीं-20वीं शताब्दी के दौरान कई देशों में, विशेष रूप से अंग्रेजी बोलने वाले देशों में चलाए गए थे। स्कैंडिनेवियाई और बहुसंख्यक प्रोटेस्टेंट लोगों में संयम आंदोलन प्रमुख हो गया था और अंततः कनाडा, जिसमें 1918 से 1920, नॉर्वे में राष्ट्रीय निषेधों का नेतृत्व किया गया था 1919 से लेकर 1926 के बीच में, फिनलैंड में 1919 से 32 के बीच में, और संयुक्त राज्य अमेरिका में 1920 से 33 के साथ ही। भारत में प्रांतीय निषेध 1948 में। वर्तमान कई संयम संगठन मौजूद हैं जो एक गुण के रूप में संयम और शराबबंदी को बढ़ावा देते हैं। तो मूल रूप से इसका जो काम था वो था शराबबंदी, शराब के खिलाफ आवाज उठाना, और मुख्य रूप से मध्य वर्ग के द्वारा चलाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्याग्रह से आपका क्या अभिप्राय है। सत्याग्रह, जब भी आप शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में एकदम से महात्मा गांधी जी का जिक्र आता है। महात्मा गांधी जी से रिलेटेड है ये वर्ड सत्याग्रह। तो इसके बारे में कहा गया है कि ये क्या है, इसका अर्थ क्या है। शारीरिक बल का प्रयोग करना, आत्मिक बल का प्रयोग करना, विरोधी के प्रति आघात करना और शत्रु का विनाश चाहना। तो जो सत्याग्रह था इसका मतलब था सत्य के लिए आग्रह, सत्य के साथ चलना। और महात्मा गांधी जी कभी भी हिंसा के पक्ष में नहीं थे, वो अहिंसावादी थे। वो कभी भी मार काट या फिर विनाश नहीं चाहते थे, वो हमेशा अहिंसा चाहते थे। उनका मानना था कि जो किसी के ऊपर अन्याय करने वाला है वो बुरा नहीं होता, बल्कि उसके द्वारा जो किया गया कर्म होता है वो बुरा होता है। तो इस कारण से हम यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं कि वो शारीरिक बल का प्रयोग, तो सत्याग्रह में कभी भी शारीरिक बल का प्रयोग नहीं किया जाता। तो यह आपका ऑप्शन गलत है। दूसरा है आत्मिक बल। आत्मिक बल यानी कि हमारा आंतरिक बल, अंदर से अपने आप को मजबूत करना, अपने आत्मा का बल लगाना, आध्यात्मिक बल लगाना। तो सत्याग्रह का अभिप्राय यही है कि आत्मिक बल लगाना। तीसरा दे रखा है विरोधी के प्रति आघात करना। तो सत्याग्रह में यह कहा गया था कि कभी भी विरोधी के प्रति आघात नहीं करना चाहिए, यानी कि उसके जो काम है, उसके जो कर्म है, उसके प्रति आघात करना चाहिए। तो विरोधी कभी भी बुरा नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है, हमें आघात नहीं करना है विरोधी के प्रति। शत्रु का विनाश चाहना, तो कभी भी सत्याग्रह में शत्रु का विनाश नहीं चाहा जाता, बल्कि उसके द्वारा जो उसके अंदर जो बुराई है उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो सत्याग्रह के बारे में और भी है कि सत्याग्रह का मूल अर्थ है सत्य के प्रति आग्रह। सत्य को पकड़े रहना और इसके साथ अहिंसा को मानना। अन्याय का सर्वथा विरोध और अन्याय के प्रति विरोध इसकी मुख्य वजह था। करते हुए अन्याय के प्रति भेदभाव न रखना, यानी कि जो अन्यायी है, जो अन्याय करता है, उसके प्रति भेदभाव नहीं रखना चाहिए, सत्याग्रह का मूल लक्षण है। सत्याग्रह एक हिंदी शब्द है जिसका अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह। इसका सूत्रपात सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने 1894 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में किया था, और व्यवहार में यह बुराई विशेष के प्रति दृढ़ लेकिन अहिंसक प्रतिरोध के रूप में प्रकट हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भूमंडलीकरण जो है उसको कैसे बढ़ावा मिलता है।
भूमंडलीकरण जिसको आप वैश्वीकरण भी बोल सकते हो, ग्लोबलाइजेशन जिसको बोल सकते हो, अंतर्राष्ट्रीय रूप से पूरे के पूरे देश, पूरा का पूरा विश्व एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार बन गया है, जिसमें विभिन्न देश एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, व्यापारिक संबंध कायम रखते हैं और एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए एक दूसरे के साथ तालमेल बनाए रखते हैं, एक दूसरे के साथ समझौते करते हैं। तो वही क्या है, ग्लोबलाइजेशन है। वही क्या है, वैश्वीकरण है, भूमंडलीकरण है। तो भूमंडलीकरण को यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कैसे बढ़ावा मिलता है, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसको बढ़ा रही है आज। तो सबसे पहले है टेक्नोलॉजी में तेज़ी से सुधार हुआ है। तो टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, इंटरनेट का ज़माना है, घर बैठे हम दूसरे देश के बारे में जान सकते हैं, दूसरे देश के लोगों के साथ समझौते कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। तो ये किसके कारण संभव हुआ है, टेक्नोलॉजी के कारण। तो इस कारण से भूमंडलीकरण को बढ़ावा मिल रहा है टेक्नोलॉजी से, प्रौद्योगिकी से। दूसरा है व्यापार और निवेश नीति में उदारीकरण। तो आजकल जो कोई भी देश है कि किसी भी देश की जो सरकारें हैं वो अपने देश में व्यापार के रास्ते खोल रही है दूसरे देशों के लिए, अपनी नीतियों को और भी सरल बना रही है, अपने रूल रेगुलेशन को और भी नॉर्मल बना रही है लोग दूसरे देशों के लिए, जिससे व्यापार क्या हो गया है, आसान हो गया है। तो इसलिए यहाँ पे जो ये ऑप्शन है व्यापार और निवेश नीति में उदारीकरण से, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है कि ये भूमंडलीकरण को क्या करता है, बढ़ावा देता है। फिर WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तरह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के दबाव से भी ऐसा संभव हो पाया है। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, विभिन्न देशों में जहाँ जहाँ इसकी शाखाएं हैं, जहाँ जहाँ जो देश इसके सदस्य है, तो उन देशों में, उन राष्ट्रों में आपस में व्यापार को बढ़ावा देने का काम करती है WTO। तो यहाँ पे जो आपका फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी, वो सही हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उपरोक्त सभी, यानी कि ये सब काम मिलकर क्या करते हैं, भूमंडलीकरण को बढ़ावा देते हैं। भूमंडलीकरण है क्या, भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था को संसार की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना है। संसार की जो अर्थव्यवस्था उसके साथ मिलाना है, सभी देशों की अर्थव्यवस्था के साथ मिलाना है। वस्तुओं, सेवाओं, व्यक्तियों और सूचनाओं का राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार स्वतंत्र रूप से संचरण ही वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण कहलाता है। भारत में 1991 में अपनाई गई नई आर्थिक नीति से भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई थी। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि भारत में भूमंडलीकरण की शुरुआत कब से मानी जाती है। तो ये 1991 में जो नई आर्थिक नीति अपनाई गई भारत के द्वारा, तो तब से मानी जा सकती है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ऋण का अनौपचारिक स्रोत नहीं है। तो जो ऋण होता है यानी कि जो हम किसी से कर्ज लेते हैं, तो वो दो तरह से लिया जा सकता है। एक तो होता है अनौपचारिक और दूसरा होता है औपचारिक। अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल और औपचारिक यानी कि फॉर्मल। इनफॉर्मल वो होता है जो किसी व्यक्ति विशेष से हम ऋण लेते हैं, जैसे कोई हमारा फ्रेंड है, हमारा कोई साथी कर्मचारी है, या फिर कोई ऐसा साहूकार है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने लाभ के लिए जो है हमें कर्ज देता है, ब्याज पर हमें रुपए देता है। तो इसे बोलते हैं इनफॉर्मल सोर्स। और तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे पूछा गया कि इनमें से कौन से इनफॉर्मल सोर्स नहीं है। तो ऑप्शन है नियोक्ता यानी कि एम्प्लॉयर्स, साथी कर्मचारी बोल सकते हो, काम करने वाले जो होते हैं। तो ये तो किस में आ जाएंगे, इनफॉर्मल में आ जाएंगे। तो ये तो नहीं है हमारा उत्तर। दूसरा है सहकारी समिति, कोऑपरेटिव्स, जो कि किसी भी गवर्नमेंट जो अथॉरिटी होती है, एजेंसी होती है, उसके अंडर में काम करती है। तो यहाँ पे जो सहकारी समिति है ये आपका सही आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। फिर है ऋणदाता। ऋणदाता यानी कि कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसके पास पैसे है, वो किसी को भी कर्ज दे सकता है, ऋण दे सकता है, तो उसको बोलते हैं ऋणदाता। तो वो भी अपने फायदे के लिए जो है कर्ज देता है, और ये किस में आ जाएगा, इनफॉर्मल सोर्स में आ जाएगा। तीसरा है मित्र व संबंधी, जो आपके फ्रेंड है, आपके फ्रेंड सर्कल है, आपके रिलेशनशिप में कोई है, आप उससे ऋण लेते हैं, तो वो भी किस में आता है, इनफॉर्मल में आता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बचा, वो है सहकारी समिति, जो कि फॉर्मल में आता है। तो इसका सही आंसर है कि जो सहकारी समिति है वो इनफॉर्मल सोर्स में नहीं आता, और सही इसका ऑप्शन रहेगा, जो रहेगा आपका आंसर वो रहेगा सहकारी समिति। अब एक बार दोबारा से फिर से, इनफॉर्मल जो क्रेडिट होता है, जो अनौपचारिक ऋण होता है, वो होता क्या है। अनौपचारिक अनौपचारिक अक्षेत्र ऋण एक प्रकार का ऋण है जो साहूकार, सहकर्मियों आदि से लिया जाता है। जो किसी व्यक्ति विशेष से लिया जाता है वो क्या है, अनौपचारिक ऋण है।
सहकर्मियों यानी कि साथ काम करने वाले आदि से लिया जा सकता है। अनौपचारिक ऋण की गतिविधियों की निगरानी करने वाले कोई संगठन नहीं होता। इसमें यानी कि वो किस तरह से किसी को ऋण देते हैं, कितना ऋण देते हैं, या किस शर्त पर या किस कंडीशन पर या फिर ब्याज दर पर वो किसी को ऋण देते हैं, इसका कोई भी इसकी निगरानी नहीं करता। वो अपने ढंग से, अपने मनमाने तरीके से, अपने हिसाब से जो है किसी को भी ऋण प्रोवाइड कर सकते हैं, कर्ज दे सकते हैं। वे अपने पसंद की ब्याज दर पर पैसे उधार दे सकते हैं। मुख्य उद्देश्य अपना लाभ कमाना ही इनका होता है। तो जो वो किसी को देते हैं ऋण, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है उनका, कि वो अपने लिए क्या करते हैं, लाभ कमाना चाहते हैं। तो ये जो साधन होंगे इस प्रकार के, वो इनफॉर्मल क्रेडिट में आ जाएंगे, अनौपचारिक ऋण के अंदर आ जाएंगे। दूसरा है औपचारिक ऋण यानी कि फॉर्मल क्रेडिट। वो कौन सा होता है? औपचारिक ऋण, औपचारिक क्षेत्र के ऋण एक प्रकार के ऋण होते हैं जो या तो बैंकों के द्वारा या फिर सहकारी समितियों के द्वारा दिया जाता है। और मुख्य रूप से इस व्यवस्था की जांच पड़ताल कौन करता है? आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई जांचता है कि वह कितनी उधार देता है और किस ब्याज पर देता है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इस प्रकार के ऋण का मुख्य उद्देश्य है जन कल्याण करना, जनता की भलाई करना। तो इस प्रकार के जो सोर्स होंगे, जो इस सोर्स से जो ऋण लिया जाएगा वो होगा अनौपचारिक ऋण। नेक्स्ट है फिर आर्थिक क्षेत्र, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के आधार पर पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी कि किस प्रकार से आप पहचान सकते हो कि कोई भी सेक्टर पब्लिक सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है। तो इसकी पहचान करने के लिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शनों के आधार पर आपको जानना होगा, बताना होगा कि किस आधार पर आप बिल्कुल सही तरीके से पहचान पाओगे कि कोई भी जो सेक्टर है वो प्राइवेट है या पब्लिक है। तो रोजगार की स्थिति के आधार पर देखिए, रोजगार की जो स्थिति होती है, तो प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार मिलता है लोगों को और पब्लिक सेक्टर में भी मिलता है। तो इस आधार पर हम ये नहीं बता पाएंगे कि ये प्राइवेट है या पब्लिक सेक्टर है। कम ज़्यादा दोनों में हो सकता है। आर्थिक गतिविधियों के आधार पर दोनों में ही आर्थिक गतिविधियां चलती रहती है, किसी में कम किसी में ज़्यादा, लेकिन चलती है। तो आर्थिक जो गतिविधियां हैं उनके आधार पर भी हम ये नहीं पहचान पाएंगे कि वो सेक्टर पब्लिक है या प्राइवेट है। फोर्थ है उद्यम में स्वामित्व के आधार पर, यानी कि जो सेक्टर है उसका स्वामी कौन है, वो किसके अंडर में काम कर रहा है। तो इस आधार पर आप जान पाओगे कि वो प्राइवेट है या वो पब्लिक है। अगर कोई पब्लिक सेक्टर होगा तो उसका स्वामित्व किसके अंडर में होगा? सरकार के या गवर्नमेंट के, या फिर कोई एजेंसी जो गवर्नमेंट की है उसके अंडर में वो होगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे? पब्लिक सेक्टर बोलेंगे, जो पब्लिक के लिए काम करेगा। फिर है प्राइवेट जो सेक्टर है उसका जो स्वामित्व होगा वो किसी एक व्यक्ति विशेष के पास होगा या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अंडर में होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइवेट सेक्टर बोलेंगे। तो इसके आधार पर हम अच्छे से पहचान सकते हैं कि उसका स्वामी कौन है, वो किसके अंडर में काम कर रहा है। उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वो पब्लिक सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर। तो यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 3, यानी कि उसका स्वामी कौन है, वो किसके अंडर में काम कर रहा है, तो आप पहचान पाओगे कि वो प्राइवेट सेक्टर है या पब्लिक सेक्टर है। फोर्थ ऑप्शन है उद्यमों में श्रमिकों की संख्या के आधार पर। अब हो सकता है किसी पब्लिक सेक्टर में कम श्रमिक काम करते हो, प्राइवेट में ज़्यादा करते हो, या फिर प्राइवेट में कम करते हो पब्लिक में ज़्यादा करते हो। तो इससे भी आप नहीं पता लगा पाओगे कि वो पब्लिक है या प्राइवेट है। तो सही तरीके से आप कैसे पता लगा पाओगे कि वो प्राइवेट है पब्लिक है? तो वो इसी आधार पर हम इसको अलग कर सकते हैं, बता सकते हैं कि वो प्राइवेट है पब्लिक है, कि उसका स्वामी कौन है, उसका स्वामित्व किसके पास है। उसके आधार पर आप बता पाओगे कि वो पब्लिक है या प्राइवेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा वस्तु उत्पादन डैश क्षेत्र की क्रिया है। प्राकृतिक प्रक्रिया यानी कि प्रकृति की जो प्रक्रिया होती है उसमें जो उत्पादन होता है, कोई फसल तैयार होती है, कोई फल तैयार होता है, कोई कच्चा माल तैयार होता है, प्रकृति के द्वारा जो किया जाता है उसको किस क्षेत्र में रखा जाता है। तो उत्पादन के आधार पर जो है कामों को अलग अलग भागों में बांटा गया है, जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र, माध्यमिक या द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, 3 क्षेत्रों में। जो प्राथमिक क्षेत्र होता है उसमें प्रकृति के कार्य आ जाते हैं, यानी कि प्रकृति के द्वारा जो नेचर के द्वारा जो काम किए जाते हैं, नेचर खुद से जो करती है, वो सारे के सारे वो किस में आ जाते हैं? सीधे डायरेक्टली किस में आ जाते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में आ जाते हैं। दूसरा द्वितीयक क्षेत्र भी होता है, उसी प्रकृति के द्वारा तैयार किए गए कच्चे माल का यूज करते हुए उससे जो अलग वस्तुएं, जो आगे वस्तुएं बनाई जाती है, वो काम करता है द्वितीयक क्षेत्र। जैसे कि कपास है, अब प्रकृति के द्वारा तैयार की जाती है तो प्राथमिक क्षेत्र में आएगी, लेकिन उसी कपास से जब सूत काता जाएगा,
सूती वस्त्र बनाया जाएगा, तो वो जो कार्य होगा वो द्वितीयक क्षेत्र में आ जाएगा। और जब उसी सूती वस्त्र को तैयार करने के बाद एक ग्राहक तक उसको पहुंचाया जाता है, उसको पहुंचाने का काम कौन करता है? तृतीयक क्षेत्र करता है। जैसे एक ट्रांसपोर्ट हो गया, मार्केट में काम करने वाला कोई व्यापारी हो गया, तो वो किस में काम कर रहे हैं? वो तृतीयक क्षेत्र में कर रहे हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है। इसमें कृषि हो सकती है, वानिकी हो सकती है, यानी कि वन वगैरह लगाना, वनों का जो काम होता है, मछली पकड़ना आ सकता है, इसमें खनन भी शामिल है, खान वगैरह खोदना। तो ये सारे काम किसके द्वारा किए जाते हैं? प्राथमिक क्षेत्र के लोगों के द्वारा, क्षेत्र के व्यक्तियों के द्वारा किए जाते हैं। जो ये काम होते हैं वो रखे जाते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंदर। इसके विपरीत द्वितीयक क्षेत्र वस्तुओं का भी निर्माण करता है, उनका निर्माण करता है कच्चे माल का यूज करते हुए। और तृतीयक जो है सेवाएं प्रदान करता है, ट्रांसपोर्ट वगैरह की सेवा प्रदान करता है, डाक वगैरह की सेवा प्रदान करता है, बैंक वगैरह आ गए, सारे के सारे किस में आ गए? तृतीयक क्षेत्र में आ गए। फिर है प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था हमारी जो देश है, हमारे देश में जो पोर्ट स्थित है, जो बंदरगाह है, उसके बारे में कि निम्नलिखित में से कौन सी बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है और अत्यंत गहरी और अच्छी तरह से जमीन से संरक्षित बंदरगाह है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो इंडिया है, इंडिया की जो ये साइड है इसको हम बोल सकते हैं ईस्ट, यानी कि पूर्वी छोर, पूर्वी दिशा। और ये साइड है जो कि वेस्ट है, पश्चिमी तट बोल सकते हैं इसको। तो जो यहाँ की जो बंदरगाह है ये सारी की सारी पूर्वी तट की बंदरगाह है, और जो इस तरफ की जो बंदरगाह दिखाई गई है वो पश्चिमी तट की दिखाई गई है। तो जो पूर्वी तट की बंदरगाह है उसके अंदर से पूछा गया है कि वो साथ में तो अत्यंत गहरी है, साथ में अच्छी तरह से जमीन से संरक्षित बंदरगाह भी है। तो ऐसी बंदरगाह कौन कौन सी है? तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है चेन्नई, जो कि पूर्वी तट की ही बंदरगाह है। फिर है पारदीप, फिर है तूतीकोरिन, फिर है विशाखापत्तनम। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा वो होगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम पश्चिमी तट पे पड़ती है और ये बंदरगाह अत्यंत गहरी है और अच्छी तरह से जमीन से संरक्षित बंदरगाह है। तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से जोड़े गए हैं? तो यहाँ पे स्थानों के बारे में पूछा गया है, भाई कौन कौन से स्थान हैं जो पूर्व और पश्चिमी कॉरिडोर से जोड़े गए हैं? मुंबई एवं नागपुर, सिलचर एवं पोरबंदर, मुंबई एवं कोलकाता, नागपुर एवं सिलीगुड़ी। तो सबसे पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो कॉरिडोर है या गलियारा है वो होता क्या है। देखिए, उत्तरी दक्षिणी और पूर्व पश्चिमी गलियारा दो तरीके से जो है इंडिया को बांटा गया है। इंडिया में गलियारे या कॉरिडोर बनाए गए हैं। भारत में सबसे बड़ी चल रही राजमार्ग परियोजना है ये। राजमार्ग इसमें बनाया गया है उत्तर से दक्षिण तक, भारत के उत्तरी छोर से लेकर दक्षिणी छोर तक जो एक लंबा राजमार्ग बनाया गया है। और दूसरा जो पूर्वी छोर से लेकर पश्चिमी छोर तक जो आपका जो राजमार्ग बनाया गया है या कॉरिडोर बनाया गया है उसी के बारे में बात हो रही है। तो जो पूर्व से पश्चिम के बीच में जो बनाया गया है वो किन किन स्थानों से लेकर किस स्थान तक बनाया गया है ये पूछा जा रहा है। तो भारत में ये चल रही सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है और यह राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना या NHDP का दूसरा चरण है। और इसमें श्रीनगर से कन्याकुमारी और कोची, यानी कि उत्तर में आपके क्या है श्रीनगर है, तो श्रीनगर से लेकर नीचे दक्षिण में साउथ में इंडिया के कन्याकुमारी और कोची है, वहाँ तक एक राजमार्ग है, एक कॉरिडोर है जिसको हम उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर बोलते हैं। ये 3 स्थानों को जोड़ता है, ठीक है। श्रीनगर से कन्याकुमारी जाएगा और कन्याकुमारी के पास ही कोची तक जाता है, तो इसलिए इसको बोला गया है श्रीनगर कन्याकुमारी कोची, जो कि उत्तर से दक्षिण है। फिर आपका गुजरात में जो पोरबंदर नामक स्थान है वहां से लेकर, यानी कि पश्चिम के छोर से लेकर पोरबंदर से लेकर, और असम में आपका जो सिलचर है वहां तक जो जोड़ता है उस राजमार्ग को बोला गया है, उस गलियारे को, उस कॉरिडोर को बोला गया है पश्चिमी पूर्वी या पूर्व पश्चिमी। तो कुल मिलाकर ये इनकी सबकी लंबाई 7300 किलोमीटर के आसपास है। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा, यहाँ पे पूर्व से पश्चिम पूछा गया है, तो पूर्व में आपका असम में हो गया सिलचर और गुजरात में हो गया आपका पश्चिम में पोरबंदर। तो यहाँ पे आपका पूर्व पश्चिम में आएगा
सिलचर और पोरबंदर। अगर पूछा जाए आगे उत्तर से दक्षिण क्या होगा, तो उत्तर से दक्षिण होगा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। इसके बारे में और भी डिटेल से है, देखिए आगे। दक्षिण तथा पूर्व पश्चिमी गलियारा, जिसको कॉरिडोर बोलते हैं, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिमी गलियारा जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर को, जम्मू कश्मीर का जो श्रीनगर है उसको तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जोड़ने वाला, और उत्तर दक्षिणी गलियारा है तथा उस असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से जोड़ने वाला पूर्व पश्चिमी गलियारा है। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा का संगम उत्तर प्रदेश के झांसी में होता है। यह भी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर इन दोनों कॉरिडोर का मिलन होता है, संगम होता है, तो ये कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश के झांसी में होगा। ठीक है, झांसी में ही होता है। तो आप यहाँ से देख सकते हो, जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि यहाँ श्रीनगर से लेकर, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से लेकर, उत्तर से लेकर, इंडिया के उत्तर से लेकर और दक्षिण में चले जाते हैं, तो ये कोची और आपका जो कन्याकुमारी है वहाँ पर दो जगहों पर ये मिलता है, तो इसे बोलते हैं उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर। ठीक है, ये ध्यान रखना कि दक्षिण में दो स्थान है यहाँ पे, कोची और कन्याकुमारी, और स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से। और अगर हम चलते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं, तो पश्चिम में जो गुजरात है, गुजरात का जो स्थान, गुजरात में जो है पोरबंदर, पोरबंदर से लेकर असम के सिलचर तक ये जाता है। ठीक है, तो वहाँ तक ये जोड़ता है इसको। तो इसकी टोटली लंबाई पूरे की पूरी की उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जो लंबाई दी गई है वो होती है 7200 किलोमीटर के आसपास। और जिस स्थान पर ये आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, वो स्थान कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के झांसी में है। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आपका 1922 में किसने स्पीच दी थी कि बोलने की आज़ादी डैश प्रेस की आज़ादी डैश संगठन की आज़ादी है। बोलने की आज़ादी और प्रेस की आज़ादी और संगठन की आज़ादी की बात किसने अपनी स्पीच में की थी। तो बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है ये, 1922 में ये बात कर रहा है, तो इससे बस थोड़ा सा ये अंदाज़ लगा सकते हो कि 1922 में मुख्यतः जो राजनीतिक नेता थे वो थे महात्मा गांधी जी, जो सक्रिय थे अपने आंदोलनों में। तो ये स्पीच भी किसने दी थी, महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, महात्मा गांधी जी की स्पीच थी, और उन्हीं की स्पीच में बोला गया था कि बोलने की आज़ादी, प्रेस की आज़ादी और संगठन की आज़ादी, ऐसा कुछ उनका स्पीच था, भाषण था। और वहीं से शब्द उठा के पूछा गया है कि ये किसने कहे थे, तो ये कहे थे महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्ची सामग्री के रूप में उपयोग करता है। बॉक्साइट जो है वो एक आयस्क है, और ये कच्ची सामग्री है जिसका प्रयोग करके क्या बनाया जाता है। ऑप्शन है सीमेंट, पटसन, स्टील, एल्यूमिनियम। तो इसका प्रयोग करके जो बनाया जाता है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का ये आयस्क होता है बॉक्साइट, एक कच्ची सामग्री के रूप में इसका यूज किया जाता है। और भारत में सबसे ज़्यादा जिस राज्य में बॉक्साइट का उत्पादन होता है वो होता है ओडिशा के अंदर। बॉक्साइट के उत्पादक देशों में ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश है। विश्व में सबसे ज़्यादा जो बॉक्साइट होता है वो ऑस्ट्रेलिया में होता है। भारत में कौन से राज्य में होता है, ओडिशा में होता है। चीन बॉक्साइट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम और गैलियम का आयस्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था फसलों से रिलेटेड, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है। तो आप सभी को पता होगा कि फसलों का वर्गीकरण किया गया है उनके मौसम के आधार पर, किस मौसम में हम उनको पैदा करते हैं और कब उनको काटते हैं, ये सब उसके हिसाब से जो है इनको बांटा जाता है रबी और खरीफ के अंदर। तो यहाँ पे सिर्फ रबी के बारे में पूछा जा रहा है कि रबी की कौन सी फसल है इन फसलों में से। तो 4 फसल यहाँ पे दे रखी है, और इनमें से कौन सी फसल है जो रबी की है। रबी की फसल मुख्यतः सर्दियों में बोई जाती है, इनकी अक्टूबर नवंबर के आसपास ये बोई जाती है, और जब गर्म मौसम आना शुरू होता है तब इनको काटा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है चावल, ज्वार, चना, कपास। तो इनमें से जो रबी की फसल है वो है चना, जिसको अक्टूबर नवंबर के आसपास बोया जाता है। बाकी सारी फसल खरीफ की है। बाकी सारे ऑप्शन किसके हैं, खरीफ के हैं। तो फसलों को 2 हिस्सों में बांटा गया है, रबी और खरीफ। देश में तैयार होने वाली फसल या तो रबी का हिस्सा होती है या फिर खरीफ का। रबी की फसल क्या होती है जानिए। रबी की फसल सामान्यतः अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती है। अक्टूबर नवंबर का जब महीना शुरू होता है, जब जैसे कि अब आया हुआ है, तो इस समय पर बोई जाएगी ये फसल, रबी की फसल। और इन फसलों की बुआई के समय कम तापमान और पकते समय जब इनकी बुआई होती है, जब इनको बीजा जाता है, जब इनको बोया जाता है, पैदा किया जाता है, इनको रोपित किया जाता है, तो उस समय पर कैसा तापमान चाहिए, बिल्कुल ठंडा।
ज़्यादा ठंडा भी नहीं, मतलब ठंडा तापमान चाहिए, गर्मी ना हो ज़्यादा। तो ये सब कब होता है? अक्टूबर नवंबर के महीने में। और कम तापमान हो, और जब ये पकती है, पकते समय जब इनकी कटाई का समय आता है, तो चाहिए खुश्क और गर्म वातावरण। और ये कौन कौन सी फसलें हैं जो ऐसी होती है, रबी की फसल के अंतर्गत आती है? जैसे कि गेहूं है, जौ है, आलू है, चना है, मसूर है, अलसी है, मटर व सरसों रबी की फसल की प्रमुख फसलें हैं। रबी की फसल के अंतर्गत ये आती है। खरीफ की फसल कौन सी है? भारतीय उपमहाद्वीप में खरीफ की फसल उन फसलों को कहते हैं जिन्हें जून जुलाई में बोया जाता है। ठीक है, कब इनको पैदा किया जाता है, कब इनको किया जाता है? जून जुलाई में। और अक्टूबर के आसपास इनको काटते हैं। जैसे कि अब जो कटी है पीछे फसल, वो सारी की सारी कौन सी थी? खरीफ की फसल थी। इन फसलों को बोते समय अधिक तापमान और आर्द्रता तथा पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। खरीफ की फसल के तहत कौन कौन सी फसल आती है? चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुअर, मूंग, उड़द, कपास, जूट और सोयाबीन की पैदावार की जाती है। तो ये सारे किस में आती है? खरीफ के अंदर आती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट सही है? यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी गई है, और ये दी गई है दबाव समूह के बारे में। भाई इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है, जो दबाव समूह के बारे में बिल्कुल सही बताती है? तो ऑप्शन 1 है कि दबाव समूह विशिष्ट सामाजिक वर्गों के हितों और विचारों की संगठित अभिव्यक्ति करते हैं। दबाव समूह जो है मुख्य रूप से यही काम करते हैं कि कोई भी सामाजिक वर्ग है, उसके हितों के बारे में मांग उठाते हैं, सरकार पर दबाव डालते हैं उन मांगों को पूरा करवाने के लिए, विचारों की संगठित अभिव्यक्ति करते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है दबाव समूह के बारे में। दूसरी है, दबाव समूह राजनीतिक मुद्दों पर अपनी स्थिति बनाए रखते हैं। ये भी बिल्कुल ठीक है कि कोई भी राजनीतिक मुद्दा है जो भाजपा को अच्छी नहीं लगी, उसके खिलाफ ये क्या करते हैं? आवाज़ उठाते हैं और उस मुद्दे पर अपनी स्थिति को बनाए रखते हैं। तो ये काम होता है दबाव समूह का। फिर थर्ड है कि सभी दबाव समूह राजनीतिक दल होते हैं। ये कोई जरूरी बात नहीं है कि कोई भी अगर दबाव समूह है, कोई भी वर्ग जिसने आवाज़ उठाई है सरकार के खिलाफ, कि वो राजनीतिक दल ही हो। वो कोई भी हो सकता है, किसी भी समूह से हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि सभी दबाव समूह राजनीतिक दल है। ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। वो किसी भी वर्ग से हो सकता है, जरूर नहीं कि वो राजनीतिक दल से हो। दबाव समूह के संदर्भ में कहा जा सकता है कि जब कोई संगठन अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करता है, सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, आंदोलन करता है, तो वो क्या होता है? दबाव समूह होता है। उनकी पूर्ति के लिए दबाव डालता है, तो उस संगठन को हम क्या बोलते हैं? दबाव समूह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के बारे में दी गई कौन सी स्टेटमेंट गलत है? तो इंडिया का जो संविधान है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट है जो गलत है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। बिल्कुल सही है कि भेदभाव नहीं किया जा सकता धर्म के आधार पर, हमारे संविधान में ऐसा प्रावधान भी है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है कि धर्म के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, ये सही है। दूसरा, यह किसी भी धर्म का दावा करने के लिए सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्रदान करता है। हाँ, कोई भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, सभी को ये धार्मिक छूट है। तो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है संविधान के बारे में। तीसरा है, यह धार्मिक समुदाय के भीतर नागरिकों की समानता सुनिश्चित करता है। धार्मिक समुदाय के भीतर सभी को समानता मिले, सभी समान हो, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। फोर्थ है, यह एक धर्म को आधिकारिक दर्जा प्रदान करता है। ये बिल्कुल गलत है। ये किसी भी धर्म को आधिकारिक दर्जा प्रदान नहीं करता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी धर्मों को मानता है और किसी भी एक धर्म को आधारिक रूप से दर्जा नहीं देता, सभी धर्मों को ये मानता है, इसलिए इसको धर्मनिरपेक्ष देश कहा गया है और संविधान में भी ऐसा ही प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो गलत है, बाकी सारे के सारे ऑप्शन आपके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय सरकार की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? जो संघीय सरकार है, जिसको आप सेंट्रल सरकार गवर्नमेंट बोल सकते हो, केंद्रीय सरकार बोल सकते हो, उसकी क्या विशेषता है? जो राष्ट्रीय या केंद्र सरकार है, प्रांतीय सरकार को कुछ शक्तियाँ प्रदान करती है। तो ये बिल्कुल सही है कि जो सेंट्रल सरकार होती है, जो केंद्र सरकार होती है, जो प्रांत या राज्यों में जो सरकार होती है, उनको कुछ शक्तियाँ प्रदान करती है। ये बात बिल्कुल ठीक है। निर्वाचित अधिकारी सरकार में सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करता है। ये ठीक नहीं है। थर्ड ऑप्शन है, सरकारी शक्ति सरकार के विभिन्न सत्रों के बीच विभाजित होती है। ये भी अलग है। हालांकि ऐसा किया जाता है कि अलग अलग लेवल पे अलग अलग स्तरों में बांटा जाता है सरकार को, लेकिन शक्तियाँ अलग अलग हो ऐसा कुछ नहीं होता। विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्तियाँ वितरित की जाती है।
तो यहाँ पे ये भी नहीं आएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है, विशिष्ट जो विशेषता पूछी है, वैसे तो विशेषता तो है लेकिन जो विशिष्ट पूछी है वो कौन सी है, वो यही है कि जो केंद्र सरकार होती है प्रांतीय सरकार को कुछ शक्तियाँ प्रदान करती है, कुछ प्रावधान ऐसे करती है कि वो अपने हिसाब से वहाँ पे शासन जो है चला सकते हैं। संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें शक्ति का विभाजन आंशिक रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार अथवा क्षेत्रीय सरकारों के मध्य होता है, शक्तियों का विभाजन होता है। ठीक है। संघवाद संवैधानिक तौर पर शक्ति को साझा करता है और क्योंकि इसमें स्वशासन और साझा शासन की व्यवस्था होती है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लगता है शायद वीडियो थोड़ा लंबा हो गया हो, फिर भी चलो, ये इस वीडियो का पार्ट 1 था। आगे पार्ट 2 में जो है हम जनरल साइंस के क्वेश्चनों को जो है डिस्कस करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन जो है जनरल साइंस से पूछे जाते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में आपको हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मिलते रहे और आप हमारे साथ बने रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।